बताऊंगी कक्षा 10 का लोकतांत्रिक राजनीतिक सेकंड पार्ट यानी पार्ट 4 लेसन 4 चैप्टर 4 यानी जिसका नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसका परिचय है जहां हम सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। ये हैं लिंग धर्म जाति और पर आधारित सामाजिक विषमताएं। ये असमानताएं कैसी हैं और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, हम इस पर बारी बारी से गौर करें। पहला हेडिंग है निजी और सार्वजनिक का विभाजन। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना, जबकि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते हैं। दरअसल वो सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों की जिम्मेदारी है या उनके जिम्मे है। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ औरतें तो घर के 4 दीवारी में सिमट के रह गईं, वो बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुष के कब्जे में आ गया। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। हमारे देश में आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफी पीछे हैं। हमारा समाज आज भी पितृ प्रधान है। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में ही 12% तक पहुंच सकी है। आज भारत की ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है और यह पास नहीं हो सका है। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। महिला आंदोलनों का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। पॉइंट है सांप्रदायिकता। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। यहाँ लिखना भूल गए हैं। जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इसमें कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट है सांप्रदायिक की सबसे आम बात अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में यानी दैनिक जीवन में ही दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल है। दूसरा पॉइंट है सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए फिराक में रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष शासन। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान है भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया। दूसरा है संविधान सभी नागरिकों को और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है। तीसरा है संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है, यानी उसका कोई मान। नेक्स्ट पॉइंट है जाति और राजनीति। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की 2 अभिव्यक्तियां देखी। उनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है तो दूसरी नकारात्मक या नुकसानदेह है। अब है जातिगत असमानताएं। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अत्यंत जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, यानी छोटे जातियों के साथ। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी, यानी हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। यही कारण है कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति में जाति, यानी राजनीति में जाति। सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इसमें कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट है जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखते हैं कि वे किस कास्ट के हैं, जाति के हैं, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए वोट जरूर मिल जाए। राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित स्थान दी जाए। दूसरा पॉइंट है अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जाति की राजनीति। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। यह चीजें अनेक रूप लेती हैं। इसमें
कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट है, हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है। सो पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। दूसरा पॉइंट है, चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है और इसी तरह उनके बीच संवाद और मोलतोल होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा, मतलब अगला और पिछड़ा। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती हैं और एक तरह से यही चीजें दुनिया भर की राजनीतिक में चलती हैं। कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ा